सबसे पहले बातों पे कि आपको पढ़ना क्या है। आज आपको बेटा पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बाइलिंगुअल क्लास होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों की होगी। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का टाइम शाम को मैं रखूंगा, ठीक है, शाम को प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्लास होगा, दिन में आपकी लाइव क्लास होगी। अगर हम यहाँ पे बातें करें कि सर परमाणु स्ट्रक्चर मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, परमाणु संरचना कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है सर, बेटा हमारे जो एटम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किससे किससे मिलके बने होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछते रहना जरूर, ठीक है, मैं यहाँ हूँ बिल्कुल, ठीक है। आइए अब अगर हम यहाँ पे बोले कि ठीक है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है, परमाणु संरचना की बात है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इसका जो शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये किसने दिया था सर, डेमोक्राइटस ने दिया था। किसने दिया था, डेमोक्राइटस ने दिया था, जिसे कहते हैं डेमोक्राइटस ने दिया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा दिखेगा आपको। अच्छा, अगर हम बात करें कि बेटा ये परमाणु कैसे है सर, कैसे मुझे बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस परमाणु के बारे में, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहना चाह रहे हो आप। चलो ये मान लो एक आपका डब्बा है, मतलब एक पदार्थ है आपका कोई, इस पदार्थ के बीच में ये देखो, इस पदार्थ के बीच में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए, इस पदार्थ के बीच में आपको कुछ ऐसा पार्टिकल्स दिख रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें दिख रही होंगी, और उन्हीं चीजों को, जैसे आपने पढ़ा था हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर किससे मिलके बना होता है, हमारा शरीर भैया कोशिकाओं से मिलके बना होता है, ये सबने पढ़ा है। और सेल हमारा क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, सभी ने पढ़ा हुआ है। जब हम यहाँ पे आएंगे और हम ये समझेंगे कि जो हमारा कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो किसका बना हुआ है, मैं कह रहा हूं चलो तुम लोहे की रॉड ले लो, लोहे की रॉड जो बनी होगी वो भी एटम से बनी होगी। किसके सर, Fe एटम से बनी होगी, आयरन के एटम से, कहते हैं ना कि आयरन के एटम से बना हुआ है। क्लियर है भैया, शाम को कितने बजे रेशर में बता दूंगा बेटा, ठीक है, अभी ठीक है, उस पर भी काम चल ही रहा है, अब उस पर भी क्लास आपकी आज कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, मे भी हो सकता है मंडे से। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ये चीजें आपको दिख रही हैं, ये चीजें आपको दिख रही है, यही क्या है सर, यही एटम है, यही एटम है। तो बेसिकली इसके बारे में क्या बोला गया, एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कांट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब जो और भी विभाजित नहीं हो सकता है, मतलब इसको कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम हिंदी में भी लिखूंगा, टेंशन मत लेना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can't be further divided, which can't be further divided। परमाणु सबसे छोटा कण है जो कि और विभाजित या जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। मुन्नी बेटा नेटवर्क तो कब का आ गया है, आइए, ठीक है।
बाकी आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, बता दीजिए कि क्लास चल रही है। आइए, शुरू में थोड़ा सा इशू आ गया था। यह दूसरे कलर से लिख दूं इसको, यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तीसरी लाइन, इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, अभी वो समझाता हूं। पहला, दूसरा। पहला कौन सा भाग है सर? पहले वाले को सर कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं बेटा केंद्रक। यहां पे आप नाभिक लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। सेल वाले में क्या लिखते हैं? केंद्रक लिखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। और दूसरा सर ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष। यहां तक अगर नोट करना नोट करिए और मुझे बताइए थम्स अप देके। क्लियर है क्या भाई? अभी तो गायब दिख रहे हो आधे लोग। आइए बताइए, क्लियर तो थम्स अप देते चलिएगा। क्लियर? आइए देखिए, चलो अब अगर यहां पे हम समझे एक चीज, ठीक है सर, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दो इसका। देखो ये स्ट्रक्चर देखा आपने? अच्छा ये क्या है देखो, या एक और बना दूं मैं, चलो ऐसे। ये एटम का पूरा स्ट्रक्चर है बेटा। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। और ये बाकी क्या है सर? देखो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये सभी आपके इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है। या अभी उतना डिटेल में नहीं जाते, अभी पहले आपको बेसिक समझाते हैं, ठीक है। ये क्या है सर? ये हो गया, ये हो गया, ये सभी ऑर्बिट हैं, ये सभी आपके कक्ष होते हैं। अब बात आती है कि सर जो न्यूक्लियस और ऑर्बिट, इसको दो भाग में बटा हुआ है, भाग दो बटा हुआ है, लेकिन इसके जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो तीन हैं। तो सर बटा किस में होगा? बात तो ये आती है कि अगर भाग दो हैं तो सर अवयव भी तो इसके होने चाहिए। अवयव आपने पढ़े तीन, कंपोनेंट्स तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सर इसको कैसे बांटा जाए? ठीक है, आइए। जब इसके बांटने की बात आई तो हमने बोला कि सर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की बात आई तो हमने बोला इसमें कि इसमें आपके भैया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। हमने बोला भाई यहां पे न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब आपने तीनों देख लिया कि जो तीनों इसके कंपोनेंट्स थे वो आपके सामने दिख गए। सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में आएंगे और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आएंगे। क्लियर है? अब आगे समझते हैं क्या हुआ। चलिए भाई ठीक है, सभी लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। आइए अब इसके आगे अगर हम बढ़े बेटा, हम ये समझे कि सर आपने बताया तो ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा और बताओ, ठीक है। आइए, आपने ये पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिले तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। या आप ये जानते हो कि भाई न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख लो, आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और उसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। आपने ये जब पढ़ा तो आपने एक चीज और नोटिस किया कि सर हमने ये पढ़ा था कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं?
वो सर क्वार्क से बनते हैं। जो आपके ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये किससे मिलके बनते हैं सर, ये आपके क्वार्क से मिलके बनते हैं, क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और रही बात कि सर इस क्वार्क की खोज किसने की थी, इस क्वार्क की खोज किसने की थी, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जेलमैन ने की थी। समझे? अरे थम्सअप तो एटलीस्ट दो यार, थम्सअप एटलीस्ट दिया करो। आज देखो मुझे तो यार यहाँ पे चलिए बताइए। ओके सर, ओके मुस्कान ठीक है, आइए चलिए समझ में आया। चलिए जिनको टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, उसी पे मैं अभी आपका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो आपने क्या देखा कि सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब मिलता है तो वो किससे मिलकर बना है, क्वार्क से, और इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स बराबर क्वार्क कह सकते हैं? तो कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह दे देगा न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होते हैं, दे देगा प्रोटॉन के बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बराबर, या क्वार्क के बराबर। और आपसे बोल देगा मल्टीपल ऑप्शन में नीचे दे देगा केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, या एक दो और ये जो आपका चार, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। तो आपको इस हिसाब से चलना होगा, न्यूक्लियॉन्स क्वार्क के बराबर होते। क्लियर है? आइए चलिए डन। इसमें आपके थम्सअप आया है बाबा, मुस्कान, मुन्नी, द्वीप, सौरभ, मोहित और अंकित। बाकी लोग सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए सर, जवाब दिया जाए कि नहीं। आइए अब बात आती है, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि सर ये देखो न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले इतना समझिए। अब आते हैं ऑर्बिट पे, ये तो पढ़ लिया, अब हमारा नंबर आता है ऑर्बिट का। अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में बहुत नहीं पढ़ा है, अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में एक छोटी सी चीज पढ़ी है, अभी हमने बहुत पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अभी हमने तो कोई बात ही नहीं की, अभी उसको समझना जाएगा। अभी ऑर्बिट पढ़ते हैं पहले। ऑर्बिट क्या था सर, आपने सर ये बताया था, ये है और ये है। इसमें आपने बोला था कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये और ये सर ऑर्बिट है, इसी को कहते हैं सर कक्ष। और इसमें होता क्या है सर, आपने बोला इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते होंगे, पक्का। इसको थोड़ा हम और बड़ा करके बनाते हैं, इसमें आपको आज इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको कहते हैं के एल एम एन ओ, ठीक है। ऑर्बिट की बात अगर आए, कक्ष की बात आए, और क्वेश्चन यहां से बनेगा 100% कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसी भी ऑर्बिट में कैसे निकालते हैं, किसी भी कक्ष में कैसे निकालते हैं, चाहे वो के हो, एल हो, एम हो, एन हो, ओ हो, क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। आपने इसके लिए एक बोरबरी ने सिद्धांत दिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अधिकतम
अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए एक बोरबरी ने बेटा अपना सिद्धांत दिया था। किसने दिया था वो नोट करना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। किसने दिया था सर? बोरबरी ने दिया था। बोहर मत मार देना, ये बोरबरी है, ठीक है। बोरबरी ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या बोला था कि 2n² का एक फॉर्मूला दिया था। 2n² का एक इन्होंने फॉर्मूला दे दिया। अब ये 2n² क्या है चलिए बताते। जहां पे n होता है आपका ऑर्बिट, ठीक है, n होता है ऑर्बिट, ठीक है, मतलब कक्ष की संख्या, यही तो होता है, अरे ऑर्बिट। और यहां पे क्या होता है? n² क्या हुआ? ये होता है ऑर्बिटल, ठीक है, कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या कहते हैं इसे, और इसे क्या कहते हैं? इसे कक्ष संख्या कहते हैं। आराम से समझोगे सब समझ में आएगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए, समझ में आ रहा है ना? देखिए सभी लोग लाइक और शेयर करिए भाई, ठीक है। डेली आपकी क्लास 12 बजे होगी, ठीक। सैटरडे संडे हो सकता है ना हो, मतलब संडे को तो नहीं ही होगी, बाकी 5 से 6 दिन आपकी क्लास होगी रेगुलर। ऑर्बिट कक्ष कहते हैं इसे, मतलब ये देखो, ये के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, एन कक्ष और ओ कक्ष, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, सभी को पता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? तो सर 2n² होंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि मैंने यहां लिख रखी है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये दिया किसने था, बताया किसने था? तो सर बोरबरी ने बताया था, ये याद रख लेना, ठीक। 2n² तो ठीक है सर, n क्या होते हैं? कक्ष संख्या होती है, n² आपके कक्षकों की संख्या होती है। आप कहोगे सर आखिर डिफरेंस क्या है? आप कहोगे कि सर इस n में और इस n² में डिफरेंस क्या है? बेटा देखो, वही डिफरेंस है जो आपके सर्कल और इस आपके स्फेयर में है। सर ये क्या है? ये 2D स्ट्रक्चर होता है, और आपने ये देखा होगा 3D स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा ना, SPDF, वो डंबल से बना होता है, ठीक है। वो सारी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे जब इंटर में आप थे, ठीक है। आइए, ओके, चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा n और ये 2D होता है, n² आपके 3D स्ट्रक्चर होते हैं। वही वाली कहानी सर्कल और स्फेयर वाली, सर्कल 2D होता है और स्फेयर 3D होता है। तो जो 3D स्ट्रक्चर n² कहते हैं और इसको 2D कहते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें सर्कल वाला ही दिखता है, तो हम सब कुछ सर्कल वाले के हिसाब से चलते हैं। आइए, कैसे सर? k बराबर 1, l बराबर 2, या ऐसे कर लो। आइए इसको और आसान से समझाएं। देखिए यहां पे आप ये कर सकते हैं, आपने क्या देखा कि सर 2n², n होता है ऑर्बिट की कक्ष संख्या, k के पास n बराबर कितना हो गया? 1, l के पास n बराबर 2, n बराबर 3। नहीं समझ में आया दोबारा पूछना, लेकिन भाई गलत सीख के नहीं जाना है। n बराबर 5, मानते हो? ये मान गए कि हाँ सर ये ऑर्बिट जितना बढ़ता गया k11 बढ़ता गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। यहां तक कि आप CDS तक के पेपर में चले जाओ, पूछा गया है कि L सबसेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या L ऑर्बिट में या O ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये बेटा क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप वो भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। क्लियर है? आइए चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हुआ? अच्छा सर, अब मुझे थोड़ा सा फीलिंग बताओ। फीलिंग मतलब ये वाली फीलिंग नहीं, ठीक है, ये वाली फीलिंग नहीं बताना है आपको। बताना है कि सर देखो, अगर हम बोले यहां पे ऑर्बिट, अगर हम यहां बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे चलो तुम मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट मान लो पहला है k के पास n बराबर 1 है, l n बराबर 2, m
n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। ठीक है, ये आप चीजें यहां पे देख रहे हो, समझ रहे हो, मैंने अभी जो बताया आपको, ये ऑर्बिट्स है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो सभी जानते हैं कि सर इस फॉर्मूले पे रखना है, यहां पे n स्क्वायर की कहीं बात नहीं हो रही है, हमें सिर्फ n दिया हुआ है, तो हम n स्क्वायर क्यों दिमाग लगाएं, हम 3D में क्यों जाएं। आइए देखो भाई, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में यहां पे रखिए 2, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2। क्लियर है, 2 यहां पे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 दैट इज 8, 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 18, 4 है तो 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16 दैट इज 32, 2 इंटू 5 स्क्वायर 2 इंटू 25 दैट इज 50। अब यहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे, मुझे उम्मीद है। ये द्वीप पीडीएफ आपने ये जो टेलीग्राम चैनल बेटा बना हुआ है ना, उस पर जुड़ जाना, वो थोड़ा सा सही रहता है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा चीज़ें देने में भी सही रहती है, जैसे और भी चीज़ें हो गई वो मैं उस पर भेज दिया करूँगा। बाकी ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं देख लूँगा। 2, 8, 18, 32, 50 ये सीधे सीधे ऐसे आपको याद रखने हैं, कुछ नहीं सोचना, बस इसको आपको याद रख के चलना है। कोई दिक्कत, ये आपने ऑर्बिट के बारे में चीज़ें अभी कंप्लीट की हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है, अभी हम ऑर्बिट आपको सिर्फ पढ़ाएं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ सर, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा दो, तब ऑर्बिट तो आपका कंप्लीट हो गया, अब चलेंगे हम न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा मेरे नाभिक। आप इसको पढ़िएगा, फिर आपको लास्ट में ना प्रैक्टिस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी जब कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी साथ ही साथ प्रैक्टिस, तो आराम से चलेंगे, लेकिन चलेंगे बढ़िया से। आइए बेटा अंकित, रेलवे बच्चों के लिए, ठीक है, रेलवे बच्चों के लिए, उसमें सभी को मैं ऐड कर दूंगा। आइए चलिए, ठीक है सर, ये न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, ये किसके द्वारा खोजा गया था, यह रदरफोर्ड, ठीक है, द्वारा खोजा गया था। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आप, मैं समझ नहीं पाया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, it was discovered by Rutherford by performing alpha scattering एक्सपेरिमेंट। इसको आपको और भी पता होगा, इसे एक और स्कैटरिंग नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के भी नाम से देते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा और आपसे बताएं, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों होते हैं। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत तो बताइए भाई। नहीं बना है, बनेगा। आइए, चलिए आइए। रदरफोर्ड, यार बाबा बेटा इतना बढ़िया तुम स्पेलिंग कैसे लिखते हो यार। रदरफोर्ड की स्पेलिंग कोई कौन सी रदरफोर्ड की स्पेलिंग थी? ठीक है, यह रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी इसे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों होते हैं। कैसे वो देख लीजिए, यहां पे मैं बना देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यही तो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें कौन सा फोर्स होता है सर? न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसमें न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल होता है। और शायद आपको पता होगा, नाभिकीय बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोला जाता है। सबसे ज्यादा मजबूत बल आपके नाभिकीय बल को ही बोला जाता है, और यही आपके न्यूक्लियस में विद्यमान होती है, न्यूक्लियर फोर्स। याद रखिएगा, ये लाइन बोल रहा हूं, इसको लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अच्छा, नाभिक को फर्मी में मापा जाता है। नाभिक को फर्मी में मापा जाता है। न्यूक्लियस is measured in Fermi। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। बताइए, मतलब नाभिक को फर्मी में मापा जाता है। नाभिक के जो साइज होता है, जो उसका आकार होता है, बेसिकली यहां लिख लो, इसके आकार की बात हो रही है। ठीक है, आकार यहां पे लिख लो, शेप, या ऐसे कर लो, शेप नहीं साइज लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत? शेप एंड साइज। आइए, क्लियर। तो नाभिक को फर्मी में मापा जाता है, 10⁻⁻15 मीटर कहते हैं इसको। अच्छा, अब यहां पे एक बात बताइए, वही तो पता होगा ना, यहां मैं लिख देता हूं कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। प्रकृति में नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। कोई डाउट? अब बढ़े आगे। इसकी भाई बात कर लिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बातें करते हैं। फिर चलेंगे हम लोग आइसोटोप, कल की क्लास आपकी रखेंगे आइसोटोप और इन सब सारी चीजों पे। ठीक है भाई, क्लियर है तो समझ में आए तो मुझे बताइए। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, डन है तो थम्स अप दीजिए फटाक से सभी लोग। ओके, मुस्कान, मुन्नी, बाबा, आइए सभी लोग एक बार दीजिए। कोई डाउट हो या क्लियर है तो थम्स अप दीजिए एक बार। ठीक है, नीचे आपका इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको देते ही रहेंगे वहाँ पे भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है बेटा उसकी, किसकी सर? उसकी। किसकी भाई? आइए देखो, अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या भैया? इसकी खोज किसने की थी? किसने भाई इसकी खोज किए थे? ईट जे थॉमसन। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, यहां से कह लो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या ऐसे कह लो बाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड किरण प्रयोग द्वारा। बताओ कोई दिक्कत? नोट करते हैं सभी, आइए। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी बाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसके द्वारा? कैथोड आपके किरण प्रयोग द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर हम बोले इसके बारे में, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हो, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हो आप, तो ये सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, कुछ नोट करके लिखिएगा, कुछ नोट करके लिखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में, या ऐसे कह लो बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब हिंदी भी चाहिए होगी। आबंध निर्माण में, ठीक है, आबंध निर्माण में। मतलब सर यहां पे क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा यहीं पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की आपकी यहां पे जरूरत। अब आएगा बात कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, जो भी बाहरी कक्ष में जो भी मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपका बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, बताइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात आती है, ये तो आपने नोट कर लिया। इसके नेचर की बात करते हैं। प्रकृति कैसी होती है भाई, नेचर कैसा होता है, सभी को पता है। प्रकृति की बात आती है तो सीधे लिख देते हैं ऐसे, आइए। डुअल नेचर होता है। कैसी होती है सर? द्विप्रकृति होती है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? सर देखो, पहला होता है आपका पार्टिकल नेचर, कण जैसा व्यवहार करेगा। दूसरा वेव नेचर, तरंग जैसा व्यवहार करेगा। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों कर पाता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
हमको भी सर डुअल नेचर होना चाहिए था, आपको भी होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए कंडीशन होती है, शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है ये देखना है। देखो कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है, या शर्त क्या है। मास बिल्कुल भी कम होना चाहिए। अभी हम इलेक्ट्रॉन का मास भी लिखवा रहे हैं, आप देखेंगे खुद कि 10 टू द पावर -31 होता है, जो कि बहुत छोटा होता है बेटा। और वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो भाई आपको पता है वेलोसिटी तो 0 वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि ये तो घूमता रहता है। जब घूमता रहता है तो वैसे भी 0 आपकी नहीं होती है। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए, लगता है आप लोग थक गए यार, बड़े जल्दी थक गए भाई। ठीक है, याद रखिएगा मास कम और वेलोसिटी आपके 0 के नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब बात आती है कि सर अच्छा ठीक बताओ, ये तो आपने बता दिया, बड़ा अच्छा लगा। आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट आपका मूव करता है। मतलब कैसे? और यहां पे पहले ये भी लिख दें, वेट। आप मास पहले लिखिए, द्रव्यमान, फिर उसके बाद आगे की बात बताते हैं। चार्ज लिखिए, आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। सर द्रव्यमान तो होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये आपको डाटा एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। ये NTPC ALP सब में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूरा डाटा आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम। ठीक है। अब कहोगे सर 19 होता है कि -19? सर -19 कूलाम होगा। 19 होगा तब तो बहुत ज़्यादा हो गया चार्ज। ठीक है, ये दो चीज़ डाटा याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि सर एक बात बताओ, मान लो ये आपका एटम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अभी स्थिर अवस्था में है, ये इलेक्ट्रॉन अभी स्थिर अवस्था में है, जिसे कहते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट कह लो। आपने इस पे एनर्जी दिया, आपने इस पे एनर्जी दे दिया। जब किसी इलेक्ट्रॉन पे आप एनर्जी दिए, हीट दिए, अब ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा और इस स्टेट में चला जाएगा। मतलब यहां से कूद करके, यहां से क्या किया, यहां से ये कूद करके अपने दूसरे स्टेट में गया, जहां पे ये एक्साइट स्टेट कहा जाता है। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, मतलब उत्तेजित, ठीक है, अवस्था। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट से ग्राउंड स्टेट आता है तो कौन सी किरण निकालता है। बस ये क्वेश्चन आया था आपसे, -31। आइए बताइए, आपसे ये पूछा गया था जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट आता है कौन सी किरण निकालता है। इसका जवाब दीजिएगा। तब तक एक बात मैं और समझा दूं आपको, जब कोई भी चीज ग्राउंड स्टेट में होता है, स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। पूरा लिख दूं मैं, स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही आप यहां जाएंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है। और आप सभी जानते हैं कि सबको स्टेबल होना, सब चाहते हैं कि स्टेबल हो। आप भी पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो कि आप स्टेबल हो जाओ। तो जब यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ज़्यादा थी तो ये, और यहाँ पे स्टेबिलिटी कम थी, वो चाहेगा ना कि हम ऐसा हो जाए कि फिर से स्टेबल हो जाए। तो ये वापस आएगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से बेटा वापस आएगा। ठीक है, ये यहाँ से वापस आएगा, इस स्टेट में आना चाहेगा।
यहां पे, जब वापस आता है तो ये रिलीज करता है गामा रेज, या इसको फोटॉन कहते हैं, गामा रेज या इसको फोटॉन के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। आइए, किसी ने आज जवाब नहीं दे पाए, कैसी पढ़ाई कर रहे हो भाई? अरे मतलब कम से कम अपने से प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करते ही होगे आप लोग यार। ठीक है, अभी यहाँ सोच रहे हैं लोग, क्यों भाई द्वीप, सौरभ, मुस्कान, अंकित, मुन्नी, बेटा प्रैक्टिस तो करते होगे अपने से। और ये बताओ, ये चीजें आप नहीं बता पा रहे हो, कैसे होगा कल? ठीक है, क्लियर? चलिए, ये आपकी यहां तक की कहानी थी। ओके, अच्छा, ये आपका हो गया। अब चलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बता देते हैं आपको, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ज्यादा चीजें आपको। अच्छा, एक चीज और, हाँ एक चीज और, आपने एक नाम सुना होगा पार्टिकल, कण और एंटी पार्टिकल। प्रतिकण, ये होते क्या है? इनके केस में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो इनका मास होगा, अगर इसका m1 है, इसका m2 है, दोनों बराबर होते हैं। चार्ज की बात होती है, इसका Q1 है, इसका Q2 है, दोनों बराबर होंगे। लेकिन दिक्कत कहां आती है पता है? बस साइन अलग होते हैं। बस आपके साइन अलग होते हैं। बेटा ये सारे कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूं, ठीक है, और आप देख लेना। मतलब साइंस स्पेशल बैच में भी इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना पढ़ा रहा हूं आप, ठीक है। आप और भी जाइएगा, आप लोग तो धुरंधर हैं ही, बहुत से कोर्सेज आपने लिए होंगे। आप जाइएगा, आपको साइंस स्पेशल बैच में भी इतना कंटेंट नहीं दिया जाएगा। ये तो आज सिर्फ आपको पहला पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, अभी तो बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो आप में से तो अनुभवी भी हैं लोग, ठीक है, इतना नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। ये जो फ्री में सारे कंटेंट है, तुम लो, एंजॉय करो। और हाँ, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आराम से चलो। साइन अलग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Q1 Q2 बस इतना याद रखिए। कैसे सर? देखो भाई, पार्टिकल, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर मास तो सेम है, अगर ये निगेटिव नेचर का है तो प्रतिकरण इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सर समझाओ ना कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन का उल्टा बात हुई। इलेक्ट्रॉन, अगर आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसको आप यही तो कहोगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो हम सीधे कहते, क्यों ना भाई पॉजिट्रॉन कह दें, हम सीधे कह सकते हैं ना पॉजिट्रॉन। भाई हम क्यों लिखे भैया, जब इलेक्ट्रॉन हम यहां कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को, ये देखो, ये आपको पता है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पॉजिट्रॉन। क्लियर है? आइए चलिए, इसको बोलते हैं भैया पॉजिट्रॉन। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो अब आप कितना भी घुमा दे, आपको ये पता चल चुका है मास सेम होगा। कभी कभी ऐसे फंसाएगा, दे देगा इनमें से इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्यमान किसका है। आपको तो पता है कि सर ये तो पॉजिट्रॉन का है, कितना भी घुमा दे, क्यों घूमोगे तुम? ऐसे दिमाग लगाओ, ठीक है। आइए चलिए, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको क्या समझाना है मुझे? अब आपको समझाना है मुझे, ये हो गया आपका, ठीक है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। हाँ, अब आते हैं प्रोटॉन पे। कोई चीज छूटेगी तो मुझे याद दिला देना भाई, ठीक है, पूरा डिटेल में दूंगा आपको ये क्लास। प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। अब इंग्लिश तो लिखने की जरूरत है नहीं,
लिख लो भाई, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। यहां पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पूछा क्या जाता है, आपको ये मास रट लेना है, इसका चार्ज एकदम रट लेना है। मास हो गया आपका, पहले चार्ज लिख लो, पॉजिट है 10⁻⁻19 कूलम्ब, मास 1.672 इंटू, यहीं पे देखिए काफी बच्चे यहाँ गलत करेंगे, 10⁻⁻27 kg। देखो यहाँ बच्चे गलत क्या करते हैं, और यहाँ पे आपको पढ़ाया भी ऐसे जाता है, यहाँ पे सिर्फ 1.67 पढ़ा दिया जाता है, न्यूट्रॉन में भी 1.67 पढ़ा के ये बोला जाता है दोनों के मास बराबर होते हैं। लेकिन एग्जामिनर में भी अब दिमाग लगाया, एग्जामिनर थोड़ा डिटेल में जाने लगा, बोला बेटा अब बताओ किसका बड़ा होता है, वही अभी हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, आइए राजपूत ठाकुर, चलिए ठीक है, याद रखिएगा ये हो गया आपका मास और चार्ज। अगर यही हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यही बात आपके न्यूट्रॉन की लिखें, इस ऐसे लिख लो, इसकी खोज आपको इस टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, मतलब अभी आपकी पहुंच जाएगी पीडीएफ, तो वहां जुड़ जाइएगा आप लोग। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। अच्छा, यहां पे बात आती है अब, सर इसका मास कितना होता है और इसका चार्ज कितना होता है। चार्ज तो बेटा 0 होता है, आपने सभी ने देखा होगा, चार्ज तो न्यूट्रॉन के ऊपर कैसे लिखते हो आप, ऐसे ही तो लिखते हो, तो न्यूट्रॉन के ऊपर देखो 0 है कि नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। अच्छा, मास कितना होता है सर, मुझे बताओ मास कितना होता है। -30 -27 kg। समझ रहे हो कुछ, यहां सर 4 लिखा है, वहां पे आपने 2 लिखा था। अब समझते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनका ऑर्डर क्या है, द्रव्यमान का सही क्रम क्या है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आया भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का के द्रव्यमान का सही क्रम क्या है। जल्दी से कमेंट करो, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक जवाब आ जाना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए इसका जवाब मुझे आ जाना चाहिए तुरंत। चलिए लिखिए, फिर मैं बताता हूं। पहला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन दिया हुआ आपका, सही क्रम बताइए। ठीक है, यहां पूछा गया है सही क्रम बताइए, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिएगा भाई, अगर अभी भी नहीं दे पाए तो फिर कहानी खत्म है तुम्हारी बेटा। देखो नंबर लाइन पे पढ़े होगे तुम, ये 0 है 1 2, तो देखो बड़ा कौन सा होता था, जितना नंबर बड़ा होगा। माइनस के केस में तुमको पता है ये ज्यादा बड़ा होगा, प्लस के केस में ये वाला ज्यादा बड़ा होगा। आपने क्या देखा, माइनस के केस में जितना कम रहेगा उतना बड़ा माना जाता है। ठीक है,
यही माना जाता है जितना माइनस आपका छोटा रहेगा, मतलब समझे, जैसे -31 ले लो, -27 ले लो, बड़ा कौन सा होगा, -27 होगा, क्योंकि जितना छोटा माइनस वाला उतना बड़ा, और प्लस वाले में जितना बड़ा उतना बड़ा। प्रशांत चौधरी, मुस्कान, मुन्नी, सबका ए आ रहा है, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। क्यों सर, क्यों ये वाला सही हो गया, आइए देखते हैं। -31 kg, ठीक है, -27 kg, -27 kg। आप खुद देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो बड़ा कौन सा हुआ। ये आज का क्लास यहीं पे इसका समापन करते हैं, ठीक है। और मुझे भी लग रहा है कि आप लोग कुछ ज़्यादा थक गए। बेटा रेगुलर आते रहिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट चीज़ें आपकी नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, इसके आगे का जितना भी होगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सभी पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हम आगे अब समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे कल के सेशन में। तो मस्त रहिए, मज़े में रहिए, और सेशन कैसा लगा क्लास के बाद ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, मस्त रहो, मज़े में रहो, खूब खुश रहिए, थैंक यू।